टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में किसने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अनुसंधान और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर एनटीपीसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनटीपीसी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के अनुसंधान और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है। एनटीपीसी इसके द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित अपने 3 संयंत्रों में अनुसंधान और निरीक्षण गतिविधियां पूरा करने के लिए ड्रोन का उपयोग करेंगी। इन इलाकों में ड्रोन के द्वारा मैपिंग, स्टॉक पाइल वैल्यूमेट्रिक विश्लेषण, हवाई निरीक्षण और अन्य अनुप्रयोग किए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संधि लागू होने जा रही है। यह किसकी पहल है? ऑप्शंस हैं WTO, संयुक्त राष्ट्र, WHO या फिर यूरोपीय यूनियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संधि को 22 जनवरी 2021 से लागू करने जा रहा है। होंडुरास के संधि का अनुसमर्थन करने वाला 50वां सदस्य देश बनने के बाद परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संधि लागू होगी। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस जैसी प्रमुख परमाणु शक्तियों ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संधि के अनुसार जो भी देश इसकी पुष्टि करेंगे उनके लिए यह जरूरी होगा कि वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरण का विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण या अन्यथा उसकी प्राप्ति, भंडारण आदि नहीं करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा शब्द जेटा निम्नलिखित में से क्या है? असम का त्योहार, एक हरिकेन, रोबोट या फिर एक नया सुपर कंप्यूटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक हरिकेन। मैक्सिको के रिजॉर्ट डॉटेड युकाटन प्रायद्वीप और अमेरिकी खाड़ी तट से टकराने से पहले तूफान की आशंका जताई गई है। इसे पश्चिमी कैरेबियाई क्षेत्र में नवनिर्मित ट्रॉपिकल स्टॉर्म जेटा का नाम दिया गया है। तूफान केंद्र के अनुसार जेटा आने वाले दिनों में कैरिबियन और मैक्सिको के हिस्सों के साथ साथ केंद्रीय खाड़ी तट के कुछ हिस्सों से पहले फ्लोरिडा और कीज के हिस्सों में भारी बारिश ला सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ताडेपल्ली गुदेम में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT के एक नए भवन का उद्घाटन किया है। ताडेपल्ली गुदेम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के ताडेपल्ली गुदेम में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अकादमिक ब्लॉक, गोदावरी और कृष्णावेणी हॉस्टल जो कि छात्र और छात्राओं के लिए है, APJ अब्दुल कलाम लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स और अतिथि गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन लॉन्च करने वाला है? ऑप्शंस हैं अटल इनोवेशन मिशन, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वित्त मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ऑस्ट्रेलिया के CSIRO यानी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 2 दिवसीय IAS यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन का आयोजन करने वाला है। यह आयोजन 7 और 8 दिसंबर को होगा। भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों के बीच दोनों देशों की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अभिनव तरीकों की खोज करने के लिए बीते 4 जून को हुए आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी कल्पना की गई थी। इसके 4 प्रमुख विचार इस प्रकार हैं: पैकेजिंग कचरे को कम करने में नवाचार, प्लास्टिक कचरे को कम करने के अवसर, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार, महत्वपूर्ण ऊर्जा धातुओं और कचरे का पुनर्चक्रण। शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों और MSME या फिर स्टार्टअप्स को हैकाथॉन के लिए बुलाया जाएगा, जहां प्रति 2 विषय 2 विजेताओं यानी 1 छात्र और 1 MSME की घोषणा 11 दिसंबर को की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके सहयोग से जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभ आरंभ किया है? ऑप्शंस हैं अमेजन, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, आर्ट ऑफ लिविंग या फिर नीति आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्ट ऑफ लिविंग। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभ आरंभ किया है। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच एक सहयोग से लॉन्च किया गया। यह पहल 5 जिलों में शुरू की जा रही है। इसमें झारखंड की 30 ग्राम पंचायतें और 150 गांव शामिल होंगे। इस पहल से विभिन्न जनजातीय अधिनियमों, नियमों और इन जनजातियों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। यह आदिवासियों को योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। यह आदिवासी युवाओं के बीच युवा स्वयं सेवकों का निर्माण करेगा। इसके अंतर्गत स्वयं सेवकों को व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस देश ने जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, पाकिस्तान, चीन या फिर जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। जापान ने जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जलवायु परिवर्तन पर अपने देश की स्थिति में एक बड़े बदलाव की रणनीति पेश की है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए सौर सेल्स और कार्बन रिसाइकलिंग को महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि जापान इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट में जोर देगा। आपको बता दें कि जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कार्बन डाइऑक्साइड का 5वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है। जापान ने पहले 2050 तक केवल 80% उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता जताई थी। जापान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। पश्चिम में सी ऑफ जापान, उत्तर में ओखोटस्क सागर से लेकर दक्षिण में ईस्ट चाइना सी से लेकर ताइवान तक इस देश का विस्तार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता के अंतर्गत जियो स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते यानी बेका पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर केन्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रही 2+2 वार्ता के अंतर्गत जियो स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते यानी बेका पर हस्ताक्षर किया है। बेका समझौता भारत को अत्यंत सटीक भूस्थानिक डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा। इस स्थानिक डेटा से कई सैन्य अनुप्रयोग संभव हो सकेंगे जो भारत की मिसाइल प्रणालियों की सटीकता में सुधार करने में मदद करेंगे। बेका भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता है। यह मूल रूप से एक संचार समझौता है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग की राष्ट्रीय भूस्थानिक खुफिया एजेंसी यानी नेशनल जियोस्पैटियल इंटेलिजेंस एजेंसी और भारतीय केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच प्रस्तावित किया गया है। बेका उन 4 मूलभूत समझौतों में से अंतिम समझौता है जो रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य 3 समझौतों में शामिल हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नासा ने किस उपग्रह की सनलिट सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है? ऑप्शंस हैं चंद्रमा, टाइटेन, ट्रीटोन या फिर डियान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रमा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सनलिट सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है। सनलिट सतह का मतलब चंद्रमा की उस सतह से है जहां सूरज की रोशनी हो। पानी की उपस्थिति का पता स्पेस क्राफ्ट सोफिया द्वारा लगाया गया। इससे पहले इसरो के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की छाया वाले स्थानों में पानी की उपस्थिति की पुष्टि की थी। सोफिया इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला है जिसे जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त परियोजना के तहत बनाया गया था। यह वेधशाला खगोलविदों को सौर प्रणाली के बारे में अध्ययन करने में मदद करती है जो ग्राउंड टेलीस्कोप से संभव नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हर साल ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर,
28 अक्टूबर या फिर 29 अक्टूबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27 अक्टूबर। हर साल ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा ऑडियो विजुअल दस्तावेजों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। यूनेस्को द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की पहल यूनेस्को के इतिहास और मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम को डिजिटल करते हुए यूनेस्को ऑडियो विजुअल हेरिटेज को सुरक्षित रखने की कोशिश है। यह कार्यक्रम इस तथ्य को स्थापित करता है कि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज सभी से संबंधित है। इसे सभी के लिए स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही यह बिना किसी बाधा के सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इचिनोपस हाइड्रिकस नामक एक नई पादप प्रजाति की खोज की गई है। यह नई प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है? ऑप्शंस हैं केरल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में इचिनोपस हाइड्रिकस नामक एक नई पादप प्रजाति की खोज की गई है। इस नई पादप प्रजाति की खोज महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ियों में की गई है। इसे भारत और इटली के शोधकर्ताओं के सहयोग से खोजा गया है। यह एक स्तंभित फूल वाली जड़ी बूटी है जो पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए स्थानिक है और उत्तर पश्चिमी घाटों के कुछ खुले पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। दुनिया में इचिनोपस की लगभग 130 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 भारत में और 2 अकेले महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। सरकारी पुरुष कर्मचारियों को जो एकल अभिभावक हैं चाइल्ड केयर लीव्स देने की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन एकल अभिभावक में शामिल है? तलाकशुदा, विधुर, अविवाहित या फिर उपरोक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। दोबारा मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।